जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में आप सभी जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से प्रोविजंस बनाए गए जिससे महिलाओं को एम्पावर किया जा सके, उनको सशक्त बनाया जा सके। तो इस वीडियो में आप इन सभी प्रोविजंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लेजिस्लेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, कि भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान और कानून। तो सबसे पहले हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिला को सशक्त बनाना, उनको मजबूत बनाना। तो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा महिलाएं अपने जीवन पर शक्ति और नियंत्रण प्राप्त करती हैं और रणनीतिक विकल्प बनाने की क्षमता प्राप्त करती हैं। तो देखिए, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन को एम्पावर करने की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि महिलाओं का अपने जीवन पर पूरी तरीके से नियंत्रण होना, कि महिलाएं अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वयं ले सके, उनके निर्णय पर किसी दूसरे का प्रभाव ना हो और जीवन में क्या करना है, किस दिशा में जाना है, इस बारे में वुमेन महिलाएं निर्णय ले सके। इसमें महिलाओं के बीच आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा देना, उन्हें अपनी पसंद निर्धारित करने की उनकी क्षमता और खुद के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने का उनका अधिकार शामिल है। तो देखिए, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मतलब है कि महिलाओं की जिंदगी पर किसी दूसरे का नियंत्रण ना होना, महिलाएं अपने जीवन से संबंधित, अपने भविष्य से संबंधित निर्णय जो है खुद ले सके। समाज में है कि उनकी पुरुषों के समान उनको भी पूरा अधिकार प्राप्त हो, चाहे हम व्यवसाय की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, अपने निर्णय महिलाएं खुद ले सके। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो रखे गए। Constitutional provisions for women in India are a series of safeguards contained in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान में निहित सुरक्षा उपायों की एक श्रृंखला है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाना है। ये प्रावधान महिलाओं को भेदभाव से बचाने की, मतलब उनके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनकी भलाई को बढ़ावा देने और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनके समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए, ताकि राजनीति में भी महिलाओं का पूरा पार्टिसिपेशन हो, आर्थिक रूप से भी देखें तो महिलाएं आत्मनिर्भर हो, सामाजिक क्षेत्र में भी, चाहे व्यवसाय क्षेत्र में बात करें, कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। तो इसके लिए भारतीय संविधान में कई सारे जो आर्टिकल्स जो हैं, कई सारे जो प्रोविजंस है वो रखे गए। अब एक एक करके उन आर्टिकल्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करते हैं। 14 आर्टिकल, ठीक है, कि महिलाओं सहित सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता की गारंटी देना। मतलब यहाँ पर क्या बात की गई है कि जैसे सभी लोगों, भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, सभी, ठीक है, सभी को कानून की तरफ से बिल्कुल समानता का अधिकार मिला है। मतलब उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 14 कहता है। और आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? केवल लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। ठीक है, कि आर्टिकल 51 क्या कहता है कि जेंडर के आधार पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? राज्य को महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नुकसान को कम करने के लिए उनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की अनुमति देता है। देखिए, जब हम सकारात्मक भेदभाव की बात करते हैं ना, हम एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि महिलाओं को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। महिलाओं का समाज में हिस्ट्री उठा के देखें तो उनका जो शोषण हुआ है, ठीक है, पुरुषों के मुकाबले जब वो पिछड़ गई हैं, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाना, कॉलेजेस में, स्कूल्स में उनके लिए, उनको सीट में रिजर्वेशन देना है, उनको स्कॉलरशिप देना है,
आपने देखा होगा मेट्रो में, बस में उनके लिए अलग से सीट की व्यवस्था की जाती है, जॉब में उनके लिए अलग से सीट जो होती है, राजनीति में भी देखते हैं तो अलग से जो सीट होती है महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। तो इस तरह का को हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम इसको कहते हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है कि पुरुषों और महिलाओं में अंतर है कि पुरुषों को उतनी चीजें नहीं मिल रही, जैसे सीट की रिजर्वेशन है, एडमिशन की हम बात करते हैं, जॉब की हम बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उनका जो शोषण हुआ है, जो पिछड़ गई हैं, तो उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, पुरुषों के समान लाने के लिए, तो इसलिए इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है जो एक की भलाई के लिए किया जा रहा हो तो उसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15(3) ये बात कहता है। फिर आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो इसमें क्या बात की गई है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामलों में महिलाओं सहित सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। मतलब राज्य की कोई भी किसी तरह की भी हम बात करते हैं कि रोजगार निकले, कोई भी वैकेंसी निकले, तो उसमें जैसे पुरुषों को अधिकार मिले तो महिलाओं को भी समान रूप से अधिकार मिलेगा। ठीक है, जेंडर के बेस पर किसी को नौकरी देने से मना नहीं किया जा सकता। तो राज्य की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, वो सभी के लिए जो है बिल्कुल समान रहेंगे। फिर आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो देखिए, एक जो हम आर्टिकल 21 ए की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी बच्चे, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की, सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट दिया गया है। और आर्टिकल 21 जिसमें हम जीवन के अधिकार की बात करते हैं तो इसमें क्या बात की गई है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रावधान है। इसके अंतर्गत कई अधिकार शामिल है, जिसमें महिलाओं के साथ शालीनता और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार भी शामिल है, शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। फिर आर्टिकल 23 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 23 क्या है? ये मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब किडनैप करना और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, ठीक है, तो मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें महिलाओं की खरीद फरोख्त, महिलाओं का अनैतिक व्यापार, वेश्यावृत्ति, ये सारी चीजें शामिल है। और आर्टिकल 39 की बात करते हैं तो राज्य को पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि अगर पुरुषों और महिलाओं से सामान्य कार्य लिया जा रहा है तो उसके लिए वेतन भी समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुषों को ज्यादा दे दिया जाए वेतन और महिलाओं को कम। ठीक है, फिर आर्टिकल 42 की अगर हम बात करते हैं तो राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जब प्रेगनेंसी में वुमेन को एक्स्ट्रा जो है लीव दी जाती है, उनको 6 मंथ की इस तरह की जो है छुट्टियां दी जाती हैं। ठीक है, आर्टिकल 45 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 45 राज्य को क्या निर्देश देता है कि वह सभी बच्चे, जिनमें बालिकाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, ठीक है, को 6 वर्ष तक की आयु तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करे। मतलब जब इसमें हम कहते हैं ना कि प्री स्कूल एजुकेशन 3 से लेकर 6 साल, ठीक है, जिसमें सरकारी स्कूल में देखें तो नर्सरी क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 45 क्या कहता है कि राज्य की ड्यूटी है कि राज्य में रहने वाले जो 3 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी जो अर्ली एजुकेशन है उसकी व्यवस्था राज्य सरकार करे। फिर आर्टिकल 51 ए की बात करते हैं तो 51 ए में क्या कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक पर महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपना अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का मौलिक कर्तव्य डालता है। मतलब ये सबकी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि इस तरह का कोई काम या इस तरह की चीजें नहीं करनी है जिससे महिलाओं का अपमान हो। और आर्टिकल 51 ए में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो अपने बच्चों में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी को स्कूल भेजें। 6 से लेकर 14 साल तक तो सभी को अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही भेजना है, क्योंकि ये बच्चों का अधिकार है। उसके बाद जब हम आर्टिकल 243 डी की बात करते हैं तो यहाँ पर पंचायती राज की बात की गई है कि पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। कि मतलब हर 3 में से 1 सीट जो होनी चाहिए महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए। PRI मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और सेम आर्टिकल 243 टी क्या कहता है? आर्टिकल 243 तो गांव में पंचायती राज की बात करता है। और आर्टिकल 243 टी क्या कहता है कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए, ठीक है, अलग अलग स्तर पर महिलाओं के लिए भी, यहाँ पर भी गांव में भी तो शहरों में भी 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाए। फिर
अगर हम लेटेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया 2023 में, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023, ठीक है, हमारे संविधान में 128th अमेंडमेंट जो हुआ था। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। यहाँ पर चाहे हम लोकसभा की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, या अलग अलग स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसमें क्या बात की गई कि आर्टिकल 239, यहाँ पे थ्री थ्री प्रोविजंस हैं। 239 ए क्या कहता है कि दिल्ली की जो विधानसभा है, यहाँ पर वुमेन को, ठीक है, 1/3 आरक्षित सीट की गई उनके लिए। और 330 ए, इसमें क्या कहा गया कि लोकसभा में भी महिलाओं के लिए, ठीक है, 1/3 सीट आरक्षित की गई, कि लोकसभा में जितनी भी सीट है उसकी 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए है। और अगर हम आर्टिकल 332 ए की बात करें, ठीक है, तो अलग अलग जगह जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो विधानसभाएं हैं, वहां पर भी 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित इसमें की गई, ठीक है। अब हम लीगल प्रोविजंस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब हम कानूनी जो प्रावधान है, लीगल प्रोविजंस, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो लीगल प्रोविजंस है ना, वो आईपीसी में आते हैं, इंडियन पैनल कोड, आईपीसी। अब इंडियन पैनल कोड की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग प्रोविजंस हैं, जिसमें चाहे हम बलात्कार की बात करें, यौन उत्पीड़न की बात करें, दहेज, हत्या, ये एसिड अटैक, इन सभी मामलों में, ठीक है, तो इन सभी जो अलग अलग जो हम देखते हैं कि अपराध हैं, ठीक है, तो इसमें इनसे निपटने वाली धाराएं इसके अंदर गत आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम मिनिमम वेजेस की बात करें, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में आया था। तो इसमें क्या कहा गया कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं सहित सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है, कि मतलब अलग अलग क्षेत्रों में सभी लोगों के लिए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उसमें एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, ठीक है, उससे कम मजदूरी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के लिए मान लें, टीचिंग फील्ड में मानते हैं कि चलो, एक मान लिया कि टीचिंग फील्ड में कम से कम, सबसे कम भी जो होना चाहिए, ठीक है, 1,000 रुपए होना चाहिए, 10,000 रुपए होना चाहिए, इससे कम किसी को भी वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस, तो सभी के लिए इंक्लूडिंग महिलाएं। फिर हम अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1915 की बात, 50 की बात करते हैं, तो महिलाओं को पुरुषों के समान समान स्तर पर मतदान करने और चुनाव लड़ने की गारंटी देता है, ठीक है, कि इसमें क्या है कि पुरुषों के समान महिलाएं भी क्या कर सकती हैं, वोट डाल सकती हैं, ठीक है, समान स्तर पर मतदान करने और चुनाव भी लड़ सकती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम की बात करते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की, तो प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व अवकाश और अन्य लाभ प्रदान करता है, कि मान लो प्रेगनेंसी में महिलाओं को जो 6 मंथ या साल भर का जो अवकाश है वो यहाँ पर मिलता है। फिर डाउरी की अगर हम बात करते हैं, तो दहेज निषेध अधिनियम की बात करते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, तो दहेज लेने या देने पर रोक लगाता है और उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करता है। और फिर इसके बाद इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 की अगर हम बात करते हैं, तो लिंग के आधार पर मजदूरी और वेतन के मामले में भेदभाव को रोकता है, कि लिंग के आधार पर ऐसा ना हो कि एक लिंग को, मेल को ज्यादा पैसे दिए जाएं, फीमेल को कम दिए जाएं, फीमेल को ज्यादा दिए जाएं, मेल को कम किए जाएं, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए कार्यस्थल पर लैंगिक समानता के कारण को बढ़ावा देता है। फिर हम बात करते हैं कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 की अगर हम बात करें, तो सती प्रथा क्या होती थी कि मृत पति के साथ महिलाओं को उनकी चिता पे जला दिया जाता था, ठीक है, तो सती प्रथा को दंडनीय अपराध बताता है, जहां विधवा को अपने पति की चिता पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर अगर हम बात करें डिलिमिटेशंस कमीशन एक्ट 2002 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करते समय महिला मतदाताओं की संख्या पर विचार करना अनिवार्य है, जिससे संभावित रूप से उनकी चुनावी क्षमता बढ़ सकती है। उसके बाद अगर हम 2005 की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो इसमें क्या है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए एक नागरिक उपाय प्रदान करता है और उन्हें सुरक्षा आदेश और निवास अधिकार प्राप्त करने का अधिकार देता है। और अगर हम चाइल्ड मैरिज एक्ट
2006 की बात करें तो बाल विवाह और उससे जुड़े नुकसानों को खत्म करने के उद्देश्य से लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 18 साल यहाँ पर की गई। मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह नहीं किया जा सकता, एक कानूनी अपराध है। और उसके बाद अगर हम बात करें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है, एक्ट 2013 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बात की गई है कि सार्वजनिक और निजी दोनों कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने और निवारण करने के लिए एक तंत्र बनाता है। इस प्रकार यह कार्यस्थल में लैंगिक समानता के कारण में मदद करता है। अगर मान लो वुमेन जो वर्किंग हो तो उनके कार्यस्थल पर अगर उनके बॉस के थ्रू मतलब अदर एम्प्लॉइज के थ्रू अगर उनका किसी भी तरह से हरासमेंट या किसी भी तरह से उनका शारीरिक मानसिक शोषण होता है तो यहाँ पर उसके जो खिलाफ है इस तरह का एक कानून बनाया गया है, जहाँ पर इस कानून के अकॉर्डिंग महिलाएं जो है केस कर सकती हैं, जो भी संबंधी जो व्यक्ति है। तो अगर निष्कर्ष की अगर हम देखें, ठीक है, तो लास्ट में हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। मौलिक अधिकारों की गारंटी देकर, आर्थिक न्याय को बढ़ावा देकर और स्थानीय शासन में भागीदारी सुनिश्चित करके संविधान महिलाओं के अधिकारों और उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चला कि हमारे जो संविधान में या कानून में महिलाओं के लिए क्या-क्या बातें, क्या-क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पूरा आप पढ़िए और इसमें से ये नहीं कि जितने भी प्रोविजंस हैं आपको सारा याद करना जरूरी है। आप उनमें से कोई भी 5 6, ठीक है, 7 जो भी आपको जितने भी याद हो जाए आप उतना लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं और कोई एग्जाम में आए तो आप उसको लिख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।